हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। हमारे इस चैनल पर सुबह में प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है तथा प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे जीके जीएस अपडेट किया जाता है। उसके अलावे अल्टरनेट रूप से हमारे यहाँ किसी भी पॉइंट को लेकर डिस्कस किया जाता है। आप सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड है, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए तथा वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप सभी का सभी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बाल कौतुक नाइट। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक बाल कौतुक क्रिसिस नाइट द्वारा चित्रित और लिखी गई है। यह किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप द्वारा प्रकाशित की गई है। नाइट जो वर्तमान में कनाडा में रहती है, इन्होंने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। उसने 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में द ग्रेट बिग लायन की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। फिर उसने इसे अपने परिवार के साथ साझा किया और पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रेरणा से चित्रण करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया, जो कि इन्होंने पफिन द्वारा प्रकाशित कर दी अंततः। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र हमारे युवाओं को दवाओं और नशीली पदार्थों से लत मुक्त होने में मदद करेगा। यह केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवाओं और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच पर वर्चुअल प्रशिक्षण मॉडल भी उद्घाटन किया है हाल ही में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम वंडरफुल पॉल और ऑर्नडोप का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह पहलवानी के क्षेत्र से संबंधित हैं। यह इमेज में ऑर्नडोर्फ प्रसिद्ध, यह एक अमेरिकी पेशेवर से पहलवान है जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध पहलवान हैं। पॉल ऑर्नडोर्फ जो अपनी उपनाम मिस्टर वंडरफुल से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह 1980 के दशक के पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। विश्व कुश्ती महासंघ यानी WWF और विश्व चैंपियन कुश्ती यानी WCW में उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। वह 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? तो यह जल्द ही भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होने वाला है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती है।
गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। जान लेते हैं गंगा के डॉल्फिन के बारे में। गंगा की डॉल्फिन एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगत्से नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। अब बात हुई है पटना यानी बिहार की, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में बिहार, जो उत्तर प्रदेश के बगल में है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ का गवर्नर है फागू चौहान, यहाँ का सीएम है नीतीश कुमार जी। लोकसभा सीटों की संख्या कुल 40 है, 16 राज्यसभा सीटें हैं तथा 243 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीटों की संख्या कुल 75 है। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह जल्द ही 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत 12 अगस्त को GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 की योजना परिक्रमा के साथ श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में पूरी तरह से लॉन्च गतिविधि में वापस आ रहा है। GSAT-1 को GSLV F10 द्वारा भूत तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में रखा जाएगा और बाद में इसे अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की अंतिम भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब जान लेते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। 2268 किलोग्राम के GSAT-1 को मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा से पिछले साल 5 मार्च को चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से विस्फोट के कारण एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। इसरो के अनुसार GSAT-1 भारतीय उपमहाद्वीप के निकट वास्तविक समय में बादल मुक्त परिस्थितियों में लगातार अंतराल पर अवलोकन की सुविधा का प्रदान करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह देश को उसकी सीमाओं के निकट वास्तविक समय की छवियां प्रदान करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी को भी सक्षम करेगा। अब बात हुई है इसरो के बारे में, तो जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं तथा इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है तथा इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर के सिवान यानी कैलाश वाडिऊ सिवान जी हैं। इसके कई सब्सिडरी है, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का सब्सिडरी है तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो के बारे में यहाँ पूर्ण रूप से और जानकारी दी हुई है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कब से मास्टर कार्ड पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 22 जुलाई से। 22 जुलाई से आरबीआई ने नए मास्टर कार्ड, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो, नए मास्टर कार्ड इशू करने पर रोक लगा दिया है। यह ऑर्डर आरबीआई द्वारा पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर पर मास्टर कार्ड पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ये उन कार्ड पर इम्पैक्ट होगा जो 22 जुलाई के बाद निकालेंगे, यानी 22 जुलाई से इशू ही नहीं होगा लगभग मास्टर कार्ड। वो अभी कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है अगले ऑर्डर तक। बात हुई है मास्टर कार्ड के बारे में, तो जान लेते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसके अभी वर्तमान में सीईओ माइकल मियाबैक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को यूएसए में हुआ था। अभी वर्तमान में मास्टर कार्ड का रिवेन्यू 1530 करोड़ यूएसडी डॉलर है, जो कि 2020 के अनुसार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जानने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटिश राज्य में हुई थी। यह 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। अब इसकी वर्तमान में भी मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अभी गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भूटान। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। भूटान में लॉन्च के साथ साथ दोनों देशों के भुगतान में बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को भी लाभ होगा। यह कैशलेस लेन देन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान बनाएगा। भारत के पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू हो गई है। उन्होंने भीम यूपीआई को महामारी के दौरान भारत में डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने में सबसे प्रतिभाशाली में से एक बताया है। अब बात हुई भीम यूपीआई के बारे में, तो उसके बारे में जान लेते हैं। भीम यूपीआई का डेवलपर है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यह 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको शुरू में 30 दिसंबर 2016 को यानी आज से 4 से 5 साल वर्ष पूर्व इनिशियल रिलीज किया गया था। अब बात हुई है भूटान के बारे में, तो भूटान के बारे में भी जान लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा यहाँ का प्रधानमंत्री लोटे सोरिंग है तथा भूटान की मुद्रा भूटानी नगुल है। यह वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश भूटान, जो कि भारत के ऊपरी भाग में स्थित है। यह है भूटान का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख। लद्दाख भारत का एक ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर कोविड-19 की पहली टीके, जो कि 18 से 44 साल को लगने वाली थी, इसमें प्रथम ऐसा यूटी हुआ है जो 100% प्रथम डोज ले लिया है। लद्दाख के सभी निवासियों के साथ साथ अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें होटल के कर्मचारी, प्रवासी मजदूर और नेपाली नागरिक शामिल है, जो कोविड-19 के पहली खुराक के साथ केंद्र शासित प्रदेश में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार लद्दाख में कम आबादी के बावजूद क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाके, चरम मौसम और अलग अलग केंद्रों पर देखते हुए कोई मामूली उपलब्धि यह नहीं है, जिसमें से कई तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, जिसके कारण से उन कई को नहीं लगा है। लेकिन ऐसे जितना भी संभव हो पाया उसके अनुसार 100% वहां पर कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। अब बात हुई है लद्दाख के बारे में, तो जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। यह है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद एक नया यूटी बना है 2019 में। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर तथा यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है रिगजिन सामफिल। यह जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियरी के अंतर्गत आता है, जो कि जहाँ के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी भारतीय वायुसेना कब से अपने दूसरे राफेल लड़ाकू विमान स्क्वाड्रोन को चालू कर देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 से भारतीय वायुसेना ने अपने दूसरे राफेल लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को चालू कर देगा। यह है दूसरा राफेल लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, जो कि 26 जुलाई 2021 से इंडियन एयरफोर्स चालू कर देगा। बात हुई है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके कमांडर ऑफ इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इसके पास कई हेलीकॉप्टर है, कई फाइटर जेट भी है। आप सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अब चलते हैं इस न्यूज के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना 26 जुलाई तक अपने दूसरे राफेल लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को चालू कर देगी। राफेल लड़ाकू विमान का दूसरा स्क्वाड्रन उत्तर पूर्व में चीन सीमा पर आईएएफ को एक बड़ा बढ़ावा देगा। राफेल विमान पहले से ही अंबाला में है और अगले कुछ दिनों में हासीमारा एयरबेस के लिए फेरी लगाना शुरू कर देगा, ताकि दूसरा स्क्वाड्रन 26 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से चालू हो जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलावेंस 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 28%। पहले यह डीए 17% हुआ करता था, लेकिन हाल ही में यह 7वां वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 28% कर दी गई है।
यह है लेटेस्ट न्यूज, जो कि इसमें बताया गया है कि डीए 28% कर दिया गया है, जो कि इफेक्ट होगा इसी मंथ के 1 तारीख से, यानी जुलाई 2021 से। यह है लेटेस्ट न्यूज, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महंगाई भत्ता यानी डीए क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। डीए यानी महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार द्वारा किया जाता है, और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए महंगाई राहत दी जाती है। इसलिए डीए की गणना कर्मचारी के स्थान के साथ साथ वर्ष के उस समय मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है। महंगाई भत्ते को 1996 से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए शामिल किया गया था। इसे हर 2 साल पर संशोधित किया जाता है। इसे हर साल 2 बार संशोधित किया, इसे हर साल 2 बार संशोधित किया, जो कि पहला संशोधन जनवरी में होता है तथा दूसरा संशोधन जुलाई में, जो कि इस जुलाई में संशोधन होकर आया है। डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने पहले जनवरी 2020 में डीए में 4%, जून 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4% की वृद्धि की थी। गणना के अनुसार कुल वृद्धि 28% यानी 17% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4% यानी 28% हो गई है। इसलिए यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी प्रति रुपये माह 20,000 मूल्य वेतन है तो उसके वेतन में 11% की वृद्धि होगी, जो कि रुपये की वृद्धि होगी। अब चलते हैं, पहले इसी तरह आपके वेतन में बढ़ोतरी की गणना आपके मूल वेतन के आधार पर की जा सकती है, यानी जरूरी नहीं कि आपका वृद्धि 2200 रुपये ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपके वेतन पर आधारित होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जॉर्जिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तबिलसी पार्क में महात्मा गांधी के एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी के सेंट किम केटवा के अवशेष भी सौंपे हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गैरिबशवी तथा यहाँ की राजधानी है तबिलसी तथा यहाँ का करेंसी है जॉर्जियन लारी। यह रसिया से थोड़ा नीचे में स्थित देश जॉर्जिया, यह वर्ल्ड मैप में जॉर्जिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है दीपक काबरा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो उनके लिए जीवन लक्ष्य है। जो यह जानते थे कि वह अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के कारण सक्रिय जिम्नास्टिक के रूप में वहां नहीं पहुंच पाएगा, वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में पुरुष की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में परसों के दिन यानी 13 जुलाई को शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद हुई है, जिसमें मौजूदा केपी शर्मा ओली को हटाते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें दावे पर मुहर लगाई गई है। यह है देउबा जी, 13 जून 1946 में इनका जन्म हुआ था। यह एक नेपाली राजनेता है जो कि 13 जुलाई 2021 से नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। देउबा ने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 1995 से 97, 2001 से 2002, 2004 से 2005 तथा 2017 से 2018 के रूप में 4 कार्यकाल दिए हैं। वह 1991 से दादल धूरा 1 के लिए संसद सदस्य रहे हैं। वह नेपाली कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, जो 2016 में इस पद के लिए चुने गए थे। यानी अब से पहले 4 बार पहले देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, यानी इस बार 5वें प्रधानमंत्री के रूप में वहां शपथ लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं नेपाल के बारे में। बात हुई है तो नेपाल के बारे में। नेपाल जो कि साउथ एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है,
जिसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ का करेंसी नेपाली रुपीज है। यह है वर्ल्ड मैप में नेपाल, जो कि भारत के बिहार से कनेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। उन्होंने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह एक बार मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे। पंजाब में जन्मे इन क्रिकेटर ने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। यह इमेज में यशपाल शर्मा, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर थे, इनका देहांत हो गया हाल ही में 13 जुलाई 2021 को न्यू दिल्ली में, तथा इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नेपाल। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में शंखुआ सभा और भोजपुर जिलों के बीच स्थित 679 मेगावाट लोअर अरुणाचल जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार भारत के सरकारी स्वामित्व वाली सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेगी। जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में। 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद नेपाल में भारत द्वारा शुरू की गई यह दूसरी मेगा परियोजना होगी। इस परियोजना को बनाओ, रखो, चलाओ और सौंपो यानी बूट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना 2017 की लागत अनुमानों के आधार पर देश की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। अब बात हुई है नेपाल के बारे में, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही नेपाल के बारे में डिटेल से पढ़े थे, आप वहां पर जाकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अर्जेंटीना। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नागपुर में देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे के सारे PDF आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।